पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज़ क्या होता है और साथ ही साथ इस कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट सभी समझ गए हैं कि मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज़ क्या होता है। इन बच्चों का जो डाउट था, जो उस आदमी ने इनसे पूछा था प्लेग्राउंड में, उसका उत्तर यही था, मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज़ को बताना। अब बच्चों को जब उसका उत्तर मिल गया, तब अगले दिन वह प्लेग्राउंड में जाकर उस आदमी को उसका सारा सवालों का जवाब दे दिया और फिर वापस गेंद को ले लिया और फिर से खेलने लगा। उसके बाद उन लोग का ज़िंदगी खुशी खुशी बीतने लगा। और जो पहले उसका सर झुक गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने की वजह से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से, अब वह उसका सर गर्व से ऊंचा हो गया फिर से। अब हम लोग आगे का पढ़ाई जारी करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जब ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपने कॉपी पर बनाता है तो वह कैसा दिखता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का मॉडलिंग जब कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है तो उसका मॉडलिंग कैसे करता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि हम जितने भी मशीन देखते हैं सभी मशीन प्रैक्टिकल मशीन होता है, और प्रैक्टिकल मशीन को जितना भी कोशिश कर लें आइडियल मशीन जैसा बनाने का, वो उसके जैसा कभी भी नहीं बनेगा। कुछ ना कुछ उसमें कमी आ ही जाएगा, वो चीज़ होकर ही रहेगा जिसके वजह से वह आइडियल मशीन नहीं बन पा रहा है। जैसे फ्लक्स का लीकेज होकर ही रहेगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, जो कि 4% होता है कोर का यूज करने के बावजूद भी। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में जो लीकेज हो रहा है उसका मॉडलिंग हम लोग कैसे करेंगे। ट्रांसफार्मर में केवल 3 चीज़ होता है, एक प्राइमरी होता है, एक कोर होता है, एक सेकेंडरी होता है। जो होता है इन्हीं तीनों में होता है। इसलिए मॉडलिंग में सबसे पहले हम प्राइमरी साइड का मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद कोर का मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी का मॉडलिंग कर लेंगे। उसके बाद तीनों को अगर जोड़ देते हैं तब वह बनेगा ट्रांसफार्मर का मॉडलिंग। लीकेज फ्लक्स, मॉडलिंग ऑफ लीकेज फ्लक्स इन प्राइमरी साइड। फ्लक्स का लीकेज जो होता है वो प्राइमरी साइड भी होता है और सेकेंडरी साइड भी होता है। चूँकि हम सबसे पहले मॉडलिंग करेंगे लीकेज फ्लक्स का प्राइमरी साइड में, इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं मॉडलिंग ऑफ लीकेज फ्लक्स इन प्राइमरी साइड। सबसे पहले हम प्राइमरी साइड में जो जो हो रहा है उसका मॉडलिंग कर लेंगे, और उसमें से सबसे पहले हम लीकेज फ्लक्स जो प्राइमरी साइड में हो रहा है उसका मॉडलिंग करेंगे। हम जानते हैं कि जब ट्रांसफार्मर में हम सप्लाई देते हैं तो करंट फ्लो होता है, और इस करंट की वजह से फ्लक्स आता है, और यह फ्लक्स सेटअप करता है कोर में, और इसी फ्लक्स में से कुछ फ्लक्स इधर से पार हो जाता है और कुछ फ्लक्स इधर से पार हो जाता है। इसलिए प्राइमरी में टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक फ्लक्स वो जो लीकेज किया वो, और एक फ्लक्स वो जो लिंक किया वो, यानी कि एक फ्लक्स वो जो जिसका लीकेज हुआ, और एक फ्लक्स वो और एक म्यूचुअल फ्लक्स। कौन सा टोटल फ्लक्स प्राइमरी में कितना हो गया, एक टोटल फ्लक्स प्राइमरी का टोटल फ्लक्स हो जाएगा, एक म्यूचुअल फ्लक्स ये वाला और एक लीकेज फ्लक्स। अब प्राइमरी में ये दोनों फ्लक्स है, एक फाई लीकेज है और एक फाई म्यूचुअल है। इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ बनेगा वो फाई लीकेज के भी कारण बनेगा और फाई म्यूचुअल के भी कारण बनेगा, क्योंकि दोनों फ्लक्स इस प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहा है। ये भी फाई म्यूचुअल भी इसे लिंक कर रहा है इस वाइंडिंग से, और ये भी इस वाइंडिंग से लिंक कर रहा है, लीकेज फ्लक्स भी इस वाइंडिंग से लिंक कर रहा है। इसलिए इन दोनों फ्लक्स के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ बनेगा। यदि हम टोटल ईएमएफ को E1 नाम देते हैं और लीकेज के कारण जो ईएमएफ बन रहा है उसको E1 लीकेज का नाम देते हैं, और साथ में फाई म्यूचुअल से जो ईएमएफ बना उसको E1 म्यूचुअल का नाम देते हैं, तब टोटल फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा E1 लीकेज प्लस E1 म्यूचुअल। E1 क्या है, टोटल जो ईएमएफ बनेगा वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में, वो टोटल प्राइमरी वाइंडिंग में कितना बनेगा ईएमएफ, जितना फाई म्यूचुअल से जो ईएमएफ बनेगा वो प्लस जो फाई 1 लीकेज से जो ईएमएफ बनेगा उसका, दोनों का सम, इतना ही टोटल ईएमएफ बनेगा इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में। अब अकॉर्डिंग टू ऑस्टेट लॉ हम जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि एन फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और यहाँ पे यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन बैठाएं तो यहाँ पे एल लग जाता है, यानी कि बन जाता है एन फाई इक्वल टू एल आई। और यहाँ से अगर हम फाई निकालें तो फाई इक्वल टू क्या आ जाता है, एल आई बटा एन। अब इसको मैंने क्यों बताया, इसको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फाई 1 लीकेज जो बना वो किसके कारण बना,
φ1 जो लीकेज हो रहा है, ये लीकेज फ्लक्स जो है वो किसके कारण बना? यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट, उसी के कारण ये बना φ लीकेज, ये वाला। और जो म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो किसके कारण बना? ये भी इसी के कारण बना। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि φ लीकेज और φ म्यूचुअल दोनों एक ही करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है एक ही करंट के कारण, और वो करंट कौन सा है? मैग्नेटाइजिंग करंट IM है। और एक बात, φ लीकेज प्राइमरी के जितने टर्न के साथ लिंक कर रहा है उतना टर्न से φ म्यूचुअल भी लिंक कर रहा है। यहाँ पे प्राइमरी में जितना टर्न है वो टर्न से लीकेज फ्लक्स भी उतना टर्न से लिंक किया, और जो म्यूचुअल है वो भी इतने सारे टर्नों से, प्राइमरी के ये सारे टर्नों से लिंक किया। यानी कि दोनों फ्लक्स का नंबर ऑफ टर्न जिनसे लिंक किया है वो सेम ही है, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग है। जो लीकेज कर रहा है वो तो कम लीकेज कर रहा है, मैक्सिमम तो म्यूचुअल है, म्यूचुअल फ्लक्स ज़्यादा है। यानी कि म्यूचुअल फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा है और लीकेज फ्लक्स का वैल्यू कम है। हम यही चाहते हैं ना कि म्यूचुअल फ्लक्स वो ज़्यादा रहे और लीकेज कम से कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। इसलिए φ लीकेज का वैल्यू जो है वो कम है, किससे? म्यूचुअल से, φ म्यूचुअल से। अब हम φ1 लीकेज का फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ से स्टेट से हम क्या लिखेंगे? L, और यहाँ पे इसका I क्या चीज़ हो जाएगा? IM हो जाएगा, और N क्या चीज़ हो जाएगा? प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा। इसी प्रकार φ म्यूचुअल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? LIM, इसका ये भी उसी करंट से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी IM हो जाएगा और बटा में N1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी N1 से लिंक कर रहा है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि φ1 लीकेज जो लीकेज हो रहा है वो φ म्यूचुअल के बराबर नहीं है। और इन दोनों फार्मूला से हम क्या देख रहे हैं कि IM इसमें भी है और IM इसमें भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और N1 भी वही है और इसमें भी N1 वही है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो कौन सा चीज़ इन दोनों को अलग कर रहा है, इक्वल नहीं होने दे रहा है? वो क्या, कौन सा चीज़ है? L है। L वो चीज़ है जो दोनों में इक्वल नहीं होगा। यही L इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों का L में ही डिफरेंस है, बाकी ये दोनों तो सेम है। और लेकिन φ म्यूचुअल और φ लीकेज दोनों सेम तो है नहीं, तो कौन सा चीज़ इन दोनों को अलग कर रहा है? वो कौन सा चीज़ है? वो L है। इसलिए हम इसके L को नाम दे देते हैं L लीकेज, और इसका L का नाम देते हैं L म्यूचुअल, और L1T को हम क्या बोलेंगे? टोटल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड, टोटल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड इसको बोलेंगे। और इस L को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लीकेज इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड। और इस L को क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड। ये चीज़ आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कौन सा चीज़ का क्या क्या नाम है। IM मैग्नेटाइजिंग करंट है, यहाँ पे भी मैग्नेटाइजिंग करंट है, और N1 क्या है? N1 प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स है, ये N1। अब आप लोग बताइए कि इस लीकेज फ्लक्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने कॉपी पर इसको किस चीज़ से दिखाएगा? केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पास कुछ भी चीज़ को दिखाने के लिए 5 ही चीज़ है। वो कौन सा चीज़ है? एक रेसिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, एक करंट सोर्स है, और एक वोल्टेज सोर्स है। बताइए आप लोग कि इस लीकेज फ्लक्स को हम किस चीज़ से दिखाएंगे? R से, C से, L से, या करंट सोर्स से, या वोल्टेज सोर्स से? L से दिखाएंगे, इंडक्टर से दिखाएंगे इसको। तो देखिए हम इंडक्टर से इसको दिखा दिए, ये रहा इंडक्टर, और ये क्या शो कर रहा है? इस लीकेज फ्लक्स को शो कर रहा है। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि जहाँ पे भी फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको क्या चीज़ दिखाना है? इंडक्टर से दिखाना है। इसको आप अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं प्राइमरी में, तब यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए V1 ड्रॉप हो गया, और यहाँ पे उतना वोल्टेज कम पहुँचेगा, यानी कि V1 डबल डैश पहुँचेगा। यहाँ पे हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको हटा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में केवल ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उसमें कोई भी लीकेज नहीं होता है, तब वहाँ पे कोई इंडक्टर लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि उस समय यहाँ पे जितना सप्लाई दे रहे हैं VS, वही सप्लाई यहाँ पे उतना ही वोल्टेज का यहाँ पे वोल्टेज बनेगा प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे। यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या चीज़ हो जाएगा? आई मतलब आइडियल, और इसका मतलब ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा? VS इक्वल टू V डबल डैश हो जाएगा, V1 डबल डैश। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा? VS नॉट इक्वल टू V1 डबल डैश हो जाएगा। क्यों? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है V1, और उतना वोल्टेज यहाँ पे कम मिल रहा है, इसलिए VS इसके बराबर नहीं होगा। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में ये इंडक्टर नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होगा, लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे इंडक्टर को हम यूज़ नहीं करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर में उसको दिखाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ उसमें रहता ही नहीं है, तो इसको दिखाएंगे क्यों? इसलिए इसका वैल्यू 0 रहेगा। तो
तब जो सप्लाई वोल्टेज है वही यहाँ पे उतना ही वोल्टेज का यहाँ पे उतना वोल्टेज डेवलप होगा, उतना ही वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा जितना वोल्ट का हम सप्लाई देंगे। हमने क्या देखा कि ऐसे करते हैं मॉडलिंग। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्लक्स को कैसे दिखा दिया, इंडक्टर से। अब हम लोग मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग ऑफ हीट इन प्राइमरी वाइंडिंग। हम जानते हैं कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तब उससे प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। और यह करंट किस में फ्लो होता है, वाइंडिंग में। और वाइंडिंग किस चीज़ से बना है, कॉपर से। और कॉपर का भी क्या है, अपना रेसिस्टेंस है, कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस है इसमें। अब जब रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करवा देते हैं तब हीट डेवलप होता है। और यह हीट किसके कारण से होता है, I²R से। इससे क्या होता है, हीट डेवलप होता है। और ये चीज़ आप लोग नोट कीजिए कि कहीं भी हीट डेवलप हो तो उसको किस चीज़ से दिखाना है, रेसिस्टेंस से दिखाना है। जिस प्रकार फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड को हम इंडक्टर से दिखाते हैं, उसी प्रकार हीट को हम किस चीज़ से दिखाएंगे, रेसिस्टेंस से दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जब प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं तो उस सप्लाई के कारण मैग्नेटाइजिंग करंट बनता है। और मैग्नेटाइजिंग करंट कहाँ पे फ्लो होगा, किस में फ्लो होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होता है। और प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर से बना हुआ है और कॉपर का भी कुछ अपना रेसिस्टेंस है। और हम जानते हैं कि जब रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तब हीट डेवलप होता है। और वह हीट किसके कारण बनता है, I² के कारण। और इस हीट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसे दिखाता है, रेसिस्टेंस से दिखाता है। हमारे पास 5 ही एलिमेंट है, उसी से दिखाना है। तो किससे दिखाएंगे, रेसिस्टेंस से ही दिखाएंगे ना। रेसिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। किस में दिखाएंगे, रेसिस्टेंस से ही दिखाएंगे। इसलिए इसको रेसिस्टेंस से दिखाने के लिए हम यहाँ पे सीरीज़ में एक रेसिस्टर लगा देते हैं और उसका नाम देते हैं R1। R1 क्या दिखा रहा है, जो हीट डेवलप हुआ उसको दिखा रहा है। और इस R1 को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस बोलेंगे। क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है वो किसका रेसिस्टेंस है, वाइंडिंग में जो रेसिस्टेंस है उसी का रेसिस्टेंस है इसलिए। और प्राइमरी साइड के वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस इसको नाम देते हैं R1 को। अब देखिए हम दोनों को मिला देते हैं, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, इससे पहले लीकेज फ्लक्स का जो मॉडलिंग किए उसको, और यहाँ पे हीट को मॉडलिंग की उसको, दोनों को मिला देते हैं तब यह कुछ ऐसे बन जाता है। ये सबसे पहले रेसिस्टेंस लगा दिए, उसके बाद इंडक्टर लगा दिए, उसके बाद वाइंडिंग करके फिर आगे बढ़ा दिए। यहाँ पे देखिए दोनों को हम रेसिस्टेंस में सीरीज में लगाए हैं। ऐसा क्यों लगाए हैं, क्योंकि दोनों यानी कि जो हीट डेवलप हो रहा है वो और लीकेज फ्लक्स है वो दोनों सेम ही करंट के कारण बन रहा है। और सेम करंट सेम किस में होता है, सीरीज में होता है, पैरेलल में नहीं होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए दोनों को हम सीरीज में दिखाए हैं। क्योंकि जो करंट I² लॉस कर रहा है, हीट डेवलप कर रहा है, वही करंट लीकेज फ्लक्स को भी बना रहा है। यही करंट गया वाइंडिंग में, है ना, और उसी से I² लॉस हुआ और यही करंट के कारण फ्लक्स बना। और उसी फ्लक्स में से कुछ फ्लक्स लीकेज फ्लक्स बन गया। तब हमने क्या देखा कि दोनों में करंट एक ही है, यानी कि दोनों में करंट एक ही है, यानी कि IM है इसलिए। और करंट सेम किस में रहता है, सीरीज में रहता है, इसलिए दोनों को हम सीरीज में दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और इंडक्टर में इंडक्टेंस का यूनिट क्या चीज़ होता है, हेनरी होता है। और दोनों को हमें जोड़ना है, एक का यूनिट ओम में है, एक का यूनिट हेनरी में है। तब कैसे जोड़ेंगे, परेशानी होगी। इसलिए हम इस इंडक्टेंस को हम रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंस में कन्वर्ट करने से इसका वैल्यू भी ओम में आ जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, JX1। इंडक्टेंस का वैल्यू हेनरी में होता है और इसको हमको ओम में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इंडक्टेंस को क्या किए इसको कि रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर दी। और रिएक्टेंस का वैल्यू क्या चाहिए होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब दोनों का यूनिट ओम में हो गया, इसलिए अब दोनों का कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा, दोनों का कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा। और यहाँ पे X1 का क्या नाम देंगे, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड। और यहाँ पे X1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम जानते हैं कि XL इक्वल टू क्या चाहिए होता है, XL इक्वल टू ω/L होता है। और ω इक्वल टू क्या चाहिए होता है, 2πf। और यहाँ पे X1 का L क्या चाहिए हो जाएगा, L लीकेज हो जाएगा। अब हम लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग का मॉडलिंग कर लिया। अब हम किसका मॉडलिंग करेंगे, कोर का मॉडलिंग करेंगे।
कोर मॉडलिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उसी से जुड़ा हुआ है जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था। हुआ क्या थी कि वह आदमी जो था वो फिर कॉलेज के बाहर का जो प्लेग्राउंड है उसमें वह फिर आया शाम को। उन्होंने आज भी देखा कि वही इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये रहा यहाँ पे आदमी, और ये रहा इसके बगल वाला ट्रांसफॉर्मर। आज हुआ क्या कि इस जो बैटिंग कर रहा था इन लड़कों में से, उस लड़के ने जानबूझकर इसी आदमी के पास सिक्स लगाया, एक ज़ोर से छक्का लगाया और बॉल इसी आदमी के सामने गिरा। तब ये आदमी ने फिर से बॉल को ले लिया, और जब बच्चों ने इनसे बॉल फेंकने को कहा तब ये आदमी ने फेंकने से इनकार कर दिया और फिर सभी को बुलाया। ये आदमी गांव देहात का था, अपने लाइफ में बचपन गुजार चुका था, बहुत शरारत कर चुका था। ये आदमी ने सोचा क्यों ना कुछ मज़ा इस लड़कों से भी कर ले, इसलिए ये आदमी ने बॉल लेकर इन बच्चों को बुलाया कि मेरे पास आ तभी बॉल दूंगा। अब जब सारे बच्चे इसके साथ आए, इसके सामने आए सारे बच्चे, तब इन्होंने कहा कि वो ट्रांसफार्मर है। लड़कों ने कहा हाँ। बोला कि कोई उस ट्रांसफार्मर के ऊपर में बैठ सकता है? लड़के ने कहा हाँ बैठ सकते हैं हम लोग। इस आदमी ने कहा ट्रांसफार्मर के कोर पर जाके बैठना है। तब लड़कों ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? ये आदमी ने कहा कुछ नहीं, ऐसा ही बोल रहा हूँ, जाके बैठ के आप, तब मैं तुम्हें इस बॉल के साथ साथ कुछ उपहार भी दूंगा। लड़कों ने कहा कैसा उपहार? बोला कि ये आदमी ने बोला कि और एक गेंद ला के दूंगा यदि तुम इस ट्रांसफार्मर के कोर पर जाके बैठ जाते हो तो। तब एक लड़के ने गया और इस ट्रांसफार्मर के कोर पर जाके बैठ गया। जैसे बैठा नहीं, जैसे केवल छूते ही अपना हाथ वापस पीछे की ओर खींच लिया और दौड़ने लगा वापस अपने कॉलेज की ओर, हॉस्टल की ओर। तब उसके साथियों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? तब लड़के ने दौड़ते दौड़ते कहा कि ट्रांसफार्मर का कोर बहुत ही गर्म है, मेरा हाथ जल गया। तब बाकी लड़के सोचने लगे कि ट्रांसफार्मर के कोर में करंट है नहीं तो हीट कैसे वहाँ पे डेवलप हो गई। तब लड़कों ने सोचा कि मजाक कर रहा हो, लेकिन तभी लड़कों ने कहा कि यदि मजाक कर रहा होता तो वो भागता क्यों? तब सभी लड़के ने यह देखकर डर गया। वो लड़के सोचने लगे कहीं ये आदमी तो भूत ऊत तो नहीं है। तभी सारे लड़के ने खेल को वहीं छोड़ के, खेल को वहीं रोक के वापस अपने हॉस्टल में चले गए, बिना इस आदमी से गेंद मांगे। कहा कि गेंद में भी कुछ होगा इसलिए। अब जाके देखा तो जो लड़का यहाँ भागा भागा गया था वो लड़का रो रहा था वहाँ पे, उसका हाथ देखा जल गया था। मरहम पट्टी बढ़िया से करवाया। फिर अगला दिन जब कॉलेज गया तब अपने टीचर को सारा घटना के बारे में सुना दिया। कहा कि हमारे कॉलेज के बाहर में एक आदमी है जो भूत है। तब शिक्षक ने कहा कि कैसा भूत? कुछ नहीं होता ये सब। तब लड़के ने सारे जो घटना हुआ था वो सारी घटनाएं अपने टीचर को बता दिया। तब टीचर ने, ये रहा टीचर, ये सारे स्टूडेंट हैं। तब टीचर ने कहा कि कोर में तो हिट तो होगा ही। तब सारे लड़के ने कहा कि क्यों सर, कोर में क्यों हिट होगा? कोर में कोई करंट नहीं है। कोर, ये बात तो मान लिया कि कोर का रेसिस्टेंस होगा, लेकिन उसमें करंट है ही नहीं, तब उससे हिट कैसे आएगा? हिट तो होता है I²R। हिट केवल इसी से होता है ना सर, I²R से। तब इस टीचर ने एक खल्ली उठाया, एक चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगा। क्या लिखा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो टीचर ने ऐसा एक डायग्राम बनाया। उसके बाद बच्चों से कहा ये ट्रांसफार्मर का कोर है। बच्चों ने कहा हाँ। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है। बच्चों ने कहा कि ठीक है। टीचर बोले कि हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। ये रहा सप्लाई। अब इससे मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा। लड़के ने कहा ठीक है। अब यही मैग्नेटाइजिंग करंट इस कॉइल में फ्लो होगा। लड़के ने कहा ठीक है। और इसी के कारण फ्लक्स बनेगा। ये रहा फ्लक्स जो कोर से कोर में गया। ये फ्लक्स कहाँ गया? कोर में गया। कोर में पहले क्या था? कुछ नहीं। अब क्या है? फ्लक्स है। और ये फ्लक्स किसके कारण आया? इस मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण आया, IM के कारण आया। और बच्चे क्या बोल रहे थे कि कोर से क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हीट। यानी कि कोर से हीट एनर्जी बाहर आ रहा है। अब एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से हम क्या जानते हैं कि हीट को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो हीट को ख़त्म किया जा सकता है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को
एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और यहाँ पे हीट एनर्जी निकल रहा है। हीट एनर्जी कहाँ से निकल रहा है? एनर्जी तो बनाया ही नहीं जा सकता है, यानी कि कोर में कोई एनर्जी होगा, वही एनर्जी इस हीट में कन्वर्ट हो रहा होगा। और कोर में क्या है? कोर में फ्लक्स है, यानी कि कोर में कौन सा एनर्जी है? कोर में मैग्नेटिक एनर्जी है। और यही मैग्नेटिक एनर्जी जो फ्लक्स है, यही मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? इस हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस हीट में बदल जा रहा है, हीट एनर्जी में। और इस कोर में जो फ्लक्स आया, ये मैग्नेटिक एनर्जी किससे कन्वर्ट होके आया? ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट IM है, उसी से कन्वर्ट होके या मैग्नेटिक एनर्जी आया। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैग्नेटिक एनर्जी में, उसके बाद ये मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। और यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का लॉस ही है, जो I² लॉस में जो हीट निकलता है उससे अलग है। और इसी लॉस को क्या कहते हैं? कोर लॉस और या आयरन लॉस कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? एडी करंट लॉस आता है और हिस्टैरिसीस करंट लॉस आता है। हिस्टैरिसीस लॉस आता है और एडी करंट लॉस आता है। अब ये लॉस क्या होता है, ये हम जब लॉस के बारे में पढ़ाएंगे उसमें हम बता देंगे कि एडी करंट लॉस क्या होता है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। अभी हमारा टारगेट है कोर को मॉडलिंग करना, तो हम कोर को मॉडलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में कोर क्यों लगाया था? हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में कोर इसलिए लगाया था कि कोर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लो रिलक्टेंस पाथ बनाए, जिससे कि मैक्सिमम फ्लक्स इसी के पास रहे, अपने पास मैक्सिमम फ्लक्स रखे इसलिए। लेकिन यह क्या कर रहा है कि यह हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। हम इसको क्यों लगाएं? अपने फ़ायदे के लिए लगाए हैं। और हम इसे अपने फ़ायदे के लिए लगाए हैं, ये हमारे लिए कुछ काम कर दे रहा है, तब इसका मतलब है तो नहीं कि यह फ्री में हमारा काम कर देगा। अब कोई भी चीज़ है, वो फ्री में हमारा कोई काम करता है? नहीं करता है। पंखा हमें हवा देता है तो क्या हुआ? फ्री में अपने आप घूमता है? नहीं, उसको हम सप्लाई देते हैं तब वो ऐसे काम करता है। और सप्लाई देते हैं तो कुछ सप्लाई को वह लॉस भी करता है। जैसे आप दुकान में कुछ खरीदने जाते हो तो क्या वो आपको फ्री में देता है? क्या नहीं देता है, आप उसके बदले पैसे देते तब नहीं वो देता है। आप जब कुछ बन जाओगे तब आप किसी का फ्री में काम करोगे? नहीं करोगे, उसके बदले कुछ आपको मिलेगा, तभी आप उसको काम करवाओगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख रहा है कि इसको जिस पर्पज़ के लिए लगाया गया वो तो ये काम कर ही नहीं रहा है। इसको जितना फ्लक्स दे रहे हैं वो उस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। हम इसको हीट में कन्वर्ट करने के लिए दिए हैं, इसको लगाए हैं नहीं। यहाँ तो वो बात हो गया है कि जैसे कि आपके पास आपका कोई एक कंपनी है, आप उस कंपनी में कुछ ऐसा काम करते हो जो आपके अलावा कोई नहीं जानता है। आपने सोचा कि मैं ये काम कितना करूँगा, तो कोई एक आदमी मैं रख लेता हूँ, उसको मैं अपना सारा काम बता दूँगा और बाद में वही सारा काम करेगा। अब आप उस आदमी को लाए, अब आप जो काम करते थे वो काम उसको सारा का सारा सिखा दिया। अब बाद में पता चला कि वो आदमी कहता है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, तब क्या होगा? आपके सारे मेहनत पर पानी फिर गया, आपका सारा मेहनत बर्बाद हो गया। यही चीज़ पहले बोल देता कि हमसे नहीं होगा। सारा कुछ सिखा लेने के बाद उसके बाद बोलता है ये काम हमसे होगा ही नहीं। इसलिए जब हम लोगों ने इस कोर्स से पूछा कि तुम हीट में क्यों उड़ा दे रहे हो, मैं तुम्हें हीट में उड़ाने के लिए दे रहा हूँ क्या, तब ये कोर क्या कहता है कि मैं तुम्हारा काम क्या फ्री में कर दूँगा। तब कहा हम लोगों ने, तब हम लोगों ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। तब कोर ने बोला कि वही जो सब चाहता है, तुम अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ कर रहे हो, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मैंने कहा क्या लोगे तुम? तब कोर ने कहा कि यदि तुम मुझे 10 वेबर का फ्लक्स दोगे तो मैं 1 वेबर का फ्लक्स को हीट में बदल दूंगा और 9 वेबर को अपने पास रखूँगा। ये 1 वेबर 1.5 वेबर मैं अपने पास रखूँगा, ये 1.5 वेबर मैं हीट में उड़ाऊँगा और मस्त खुश रहूँगा। बस यही मैं चाहता हूँ। तब हमने सोचा कि यदि यह फ्लक्स को हीट में उड़ा देगा तब कोर में तो फ्लक्स कम हो जाएगा, और कोर में फ्लक्स कम हो जाएगा तब जो ईएमएफ बनेगा प्राइमरी और सेकेंडरी में, कोर के साथ सेकेंडरी भी रहता है, इसलिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी में ईएमएफ बनेगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। E2 का वैल्यू भी कम हो जाएगा और E1 का वैल्यू भी कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स कम हो गया। E2 का वैल्यू कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन E1 का वैल्यू यदि कम हो जाएगा तब किरचॉफ्स का लॉ तो फेल हो जाएगा। तब किरचॉफ्स सर तुरंत यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे क्या चीज़, बोलेंगे मैंने कहा था ना कि मेरा लॉ गलत नहीं होना चाहिए, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। किरचॉफ से बोलेंगे E1 से तुम्हारा वैल्यू कम कैसे हो गया, तुम्हारा वैल्यू VS के बराबर होना चाहिए। तभी E1 प्राइमरी वाइंडिंग से कहता है, प्राइमरी वाइंडिंग की सप्लाई से कहता है कि ये सप्लाई मुझे करंट दो, करंट
सप्लाई करता है, क्यों दूँ मैं तुम्हें करंट, करंट तो दिया ही है। बोला कि नहीं, कोर जो है ना वो कुछ फ्लक्स हीट के रूप में बाहर निकाल दे रहा है, जिससे कि फ्लक्स कम हो गया, जिसके कारण मेरा भी वैल्यू कम हो गया है। और मेरा वैल्यू कम हो गया है तो मेरा वैल्यू सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, और मेरा वैल्यू कम हो गया है, जिसके कारण किरचॉफ सर ने मुझे डांटेगा। किरचॉफ सर क्या करेंगे, मुझे डांटेंगे। किरचॉफ का लॉ फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम थोड़ी सी करंट दे दो जिससे मैं अपने वैल्यू पर वापस आ जाऊं। इसलिए सप्लाई ने एक करंट ड्रॉ करता है IA नाम का, और इस IA के कारण फ्लक्स बन जाता है, जितना या हीट में उड़ाता है उतना फ्लक्स बन जाता है। हीट में जो बन के ख़त्म किया ना जितना फ्लक्स को, उतना फ्लक्स IA फिर से बना देता है, और फ्लक्स भी वही रह जाता है, जिसके कारण E1 भी वही रह जाता है, और किरचॉफ का लॉ भी फेल नहीं होता है। और यहाँ पे जितना प्रोसेस ये सब चला, ये प्रोसेस उसी समय चलता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में ज़रा सा भी देर नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि एक साल से ये प्रोसेस चलता आ रहा है, ये प्रोसेस उसी समय होगा। यदि 11 बजे हुआ तो 11 बजे ही सारा प्रोसेस कम हो जाएगा। यहाँ पर आप IA को ध्यान में बिठा के रख लीजिए कि IA है क्या, क्योंकि ये IA को हम आगे यूज करेंगे। अब हम वापस आते हैं कहानी पर। यही सारा चीज़ टीचर ने बच्चों को बताया, और अब बच्चों को समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। और उसी शाम को वह प्लेग्राउंड में जाकर उस आदमी को सारा बात बताया कि ऐसा ऐसा इसलिए हुआ, इसलिए हम ये सब नहीं कर सकते हैं, हम ट्रांसफार्मर के कोर पर जाके नहीं बैठ सकते हैं। बोला कि आप उसमें जाके बैठिए, मैं आपको 100 गेंद ऐसी ऐसी दूंगा। ये आदमी को पहले से पता था, बदमाशी करता था पहले बचपन में, इसलिए इसको पता था कि उसके कोर में गर्म रहता है, ट्रांसफार्मर के कोर गर्म रहता है। इसलिए ये आदमी ने इन बच्चों को भी यहाँ पे बैठने के लिए कहा। इन बच्चों को मज़ा चखाना चाहता था, इसके साथ शरारत करना चाहता था। अब वह आदमी गेंद को बच्चों को दे दिया, और आदमी घर चला गया, और बच्चे खेलते रह गए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तब मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है, और इस मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण कोर में फ्लक्स सेटअप होता है। लेकिन कोर जो है इस फ्लक्स में से कुछ फ्लक्स को हीट में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट कर देने से के कारण क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो जाता है। सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो जाए इससे दिक्कत है नहीं, लेकिन यदि प्राइमरी में वोल्टेज कम हो जाता है, जो EMF बनता है वो कम हो जाएगा, तब जो EMF इंड्यूस हुआ वो VS के बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो किरचॉफ का लॉ फेल हो जाएगा। और बराबर करने के लिए क्या चाहिए, एक्स्ट्रा फ्लक्स चाहिए, और एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। दोनों को इक्वल होने के लिए, E1 को VS को के इक्वल होने के लिए E1 का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ना होगा, जितना कम हुआ था E1 का वैल्यू उतना बढ़ना होगा। और E1 कब बढ़ेगा, जब फ्लक्स बढ़ेगा, और जब फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब IA बढ़ेगा, क्योंकि E1 फ्लक्स के कारण आया और फ्लक्स करंट के कारण आया, इसलिए करंट ही फ्लक्स को बढ़ा सकता है, और फ्लक्स के बढ़ने से ही E1 बढ़ सकता है। इसलिए ये जो हीट निकल रहा है इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा करंट आता है IA नाम का, और इस करंट के फ्लो होने से जो फ्लक्स हीट में कन्वर्ट हुआ है, जिसके कारण फ्लक्स में जितना कमी आया है उस फ्लक्स को वह वापस बढ़ा देता है, जितना पहले था उतना मेंटेन कर देता है, जिसके कारण घटा हुआ EMF वह वापस उसी EMF के बराबर आ जाता है, यानी कि VS अब E1 के बराबर हो जाता है। कैसे, IA के फ्लो होने से। ये IA यदि करंट पर लोड नहीं भी लगा रहेगा फिर भी ये IA फ्लो होता है। अब मैं आप लोग से पूछूं कि नो लोड पर ट्रांसफार्मर जब नो लोड पर रहता है, ट्रांसफार्मर और नो लोड पर कौन कौन सा करंट बनता है, तब इसका उत्तर क्या चीज़ हो जाएगा कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर रहता है तब यह इस पर दो करंट बनता है, एक IM और एक IA। के किताबों में IA के जगह पर IW भी लिख देता है, IA के जगह पर क्या लिख देता है, IW। तो यहाँ पे हम IA ही लिखेंगे इसके जगह पर। आप समझ जाइएगा कि IA मतलब IW है, या तो आप IW को IA से याद रखने का कोशिश कीजिए। और हम जानते हैं कि IM को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, और इस IA को क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। और ये I0 क्या हो जाएगा, ये I0 है नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। ये रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डायग्राम ट्रांसफार्मर का। जब ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी वाइंडिंग और कोर को कंसीडर करते हैं तब इसमें मैं सारा चीज़ बताऊंगा। ये है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का है, ये दिखा रहा है प्राइमरी वाइंडिंग, और ये जो दिखा रहा है ये वाला, ये दिखा रहा है कोर को। इसमें मैं सारा कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे ड्रॉ किया। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ये सब ये दोनों सीरीज़ में कोर को बताना है।
किसका कनेक्शन कैसे भी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये वाला जो है ना इधर, ये इसी से ये सब शो के लिए दिया हुआ है, ये सब इसका कोई मतलब नहीं, ये जो है इसका कोई मतलब नहीं, बस ये शो के लिए मेन यही है। ये वो प्राइमरी वाइंडिंग को दर्शा रहा है और ये कोर को, ये वैसा ही है शो के लिए, अच्छा दिखने के लिए। मैंने बताया था कि नो लोड ट्रांसफार्मर में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तब उसके कारण कौन सा करंट बनता है, कौन कौन करंट फ्लो होता है, एक IA और एक IM, यदि यानी कि एक IA करंट फ्लो होता है और एक IM करंट फ्लो होता है, यानी कि नो लोड करंट क्या हो जाएगा, IA प्लस IM। ये चीज़ मैंने पहले भी लिख रखा था कि नो लोड करंट IM प्लस IA। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी नो लोड करंट IA प्लस IM रहेगा। यही IA प्लस IM वाइंडिंग में जा रहा है, प्राइमरी में जा रहा है, यानी कि यही करंट I² R बना रहा है और इसी करंट के कारण यहाँ पे लीकेज फ्लक्स बन रहा है और यही करंट म्यूचुअल फ्लक्स भी बना रहा है। क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जो करंट गया वही करंट वाइंडिंग में होते हुए, प्राइमरी वाइंडिंग में होते हुए वापस आया और ये करंट क्या क्या किया, एक तो वाइंडिंग में I² R का लॉस किया यही करंट, और यही करंट लीकेज फ्लक्स भी बनाया और यही करंट क्या बनाया, म्यूचुअल भी बनाया, म्यूचुअल फ्लक्स भी बनाया। यानी कि तीनों में करंट सेम है, इसलिए तीनों क्या चीज़ होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे यहाँ पे तो पैरेलल में है, ये दोनों तो सीरीज में है, लेकिन ये पैरेलल में है। ध्यान से देखिए, ये सीरीज में ही है, ये तो वैसा ही है। जितना करंट यहाँ आया I0 कितना है, I0 ही है IA प्लस IM। जो करंट यहाँ आया I0 वही करंट यहाँ पे भी चल गया I0। लेकिन I0 किन चीज़ों से बना हुआ है, एक IA एक IM, तो वही एक साइड चल गया IA और एक साइड चल गया IM। नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए, क्या IA इक्वल होगा IM का, IM किस लिए आया था, कोर में फ्लक्स सेटअप करने के लिए, और IA क्यों आया था, जो हीट बन रहा था उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आया था। देखिए IM क्या कर रहा है, कोर में फ्लक्स सेटअप करने के लिए आ रहा है IM, ये IM, लेकिन IA जो ये हीट निकल रहा है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आ रहा है। कोर तो अपना काम फ्री में कर तो नहीं रहा है, यह क्या कर रहा है, कुछ फ्लक्स को हीट में उड़ा दे रहा है। तो उस फ्लक्स को हीट में उड़ाने के कारण जो फ्लक्स में कमी हो गया है, उस कमी को कंपनसेट करने के लिए फ्लक्स का वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, फ्लक्स का वैल्यू कम हो ना जाए, इसलिए फ्लक्स को उसी वैल्यू का बनाए रखने के लिए यह IA करंट आता है। तब क्या ये दोनों करंट एक दूसरे के बराबर होगा, नहीं। जैसे कि फ्लक्स यहाँ पे 10 वेबर का सेटअप हो रहा है और 10 वेबर में ये बोल रहा है कि 2 वेबर को हम हीट में उड़ा देंगे, तो 8 वेबर का फ्लक्स मिला, फ्लक्स का वैल्यू 2 वेबर कम हो गया, तो वही 2 वेबर जो कम हो गया है उसी को बनाने के लिए ये IA आ रहा है। कम वेबर का यहाँ पे फ्लक्स बनाना है, इसलिए यहाँ पे IA भी जो होगा वो IM से कम होगा। 8 वेबर का जिससे करंट बना IM से तो एक्चुअली में 10 वेबर का करंट बना था, लेकिन 2 वेबर का ये तो उड़ा दिया, बचा तो केवल 8 ही वेबर का, और फिर 2 वेबर फिर से बनाने के लिए IA करंट फ्लो हुआ, तो ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकता है। अब इन दोनों में से IA और IM में से दोनों में बड़ा कौन होगा, IM बड़ा होगा IA से, क्योंकि IM को ज़्यादा वेबर का करंट बनाना है और IA को उतना ही वेबर का करंट बनाना है जितना कि कम हुआ था। और यहाँ पे कोर का यूज़ किए हैं, तो कोर में अगर ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो हमारा फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे लॉस कम होना चाहिए और ये लॉस कम होता है, जिसके कारण इसको कॉम्पेंसेट करने के कारण, इस हीट को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो करंट फ्लो होता है वो भी कम होता है, यानी कि IA का वैल्यू IM के वैल्यू से कम होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि IM का वैल्यू IA से ज़्यादा होता है। अब बताइए कि अब इन दोनों को हम एक ही लाइन में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में करंट का वैल्यू अलग अलग है, IM का वैल्यू अलग है और IA का वैल्यू अलग है, और वैल्यू दोनों में अलग कहाँ होता है, करंट का वैल्यू अलग अलग कहाँ होता है, पैरेलल में अलग होता है। इसलिए एक को हम पैरेलल में लगा दिए और एक को हम दोनों को हम पैरेलल में लगा दिए, इसलिए हम क्या किए, दोनों को पैरेलल में लगा दिए। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ हेड डेवलप हो रहा है उसको हाथ से दिखाना है, इसलिए यहाँ पे मैंने आर्क को लगाया और इससे IA फ्लो करवाया, और ये रहा जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है वो फ्लक्स सेटअप कर रहा है, यानी कि इसको इंडक्टर से दिखाएंगे। ये कोर में जो फ्लक्स सेटअप कर रहा है उसको ये दिखा रहा है, और कोर में जो हीट लॉस हो रहा है ये उसको दिखा रहा है। और फ्लक्स सेटअप करने के लिए, कोर में फ्लक्स सेटअप करने के लिए जो करंट होता है IM, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है जो हीट लॉस करता है कोर में IA से। और यहाँ पे R का जो नाम देते हैं R0, यानी कि कोर रेसिस्टेंस, और यहाँ पे
JXM यानी कि कोर रिएक्टेंस। अब हम इसे उस आदमी को दिखाएं जो उस लड़के के साथ, उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले लड़कों के साथ प्रश्न पूछता था, उसको हम बताएं कि यह ट्रांसफार्मर है, तो वो बोलेगा कि हमको उल्लू समझा है क्या, या तुम पागल हो गया है, ट्रांसफार्मर ऐसे दिखता है, वो देखो ट्रांसफार्मर, वो रहा उसका कोर, वो रहा उसका वाइंडिंग कॉपर का, यहाँ पे कहाँ कोर है। ये जो है हमारा काल्पनिक है, और जो हम देखते हैं वो प्रैक्टिकल है, वो एक्चुअल में है, और ये काल्पनिक है। यहाँ पे हीट को मैंने आ से रिप्रेजेंट कर दिया, हीट को काल्पनिक में मैंने क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया, आर से। इसी के बदले एक वर्ड आता है फिक्सियस, इसी को बोलते हैं फिक्सियस रेसिस्टेंस। उसी प्रकार ये सब क्या चीज़ हो गया, फिक्सियस हो गया। अब यही करंट आई नोट यहाँ आया, यहाँ गया, और फिर वापस इधर आई नोट चला गया, और कहाँ चला जाएगा, सप्लाई के पास। जितना करंट आया उतना करंट चला गया। अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग और कोर का मॉडलिंग किया, सेकेंडरी वाइंडिंग का मॉडलिंग नहीं किया है। तो चलिए अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग का मॉडलिंग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडलिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ये रहा ट्रांसफार्मर का कोर, और ये रहा वाइंडिंग, और ये रहा मेन फ्लक्स। हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स का लीकेज होता है, यहाँ पे भी फ्लक्स का लीकेज होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्लक्स कुछ ऐसे आ गया, कुछ ऐसे आ गया, इधर उधर से कुछ फ्लक्स लीकेज होता है, ज़्यादा नहीं होता है, कुछ ही होता है। और ये जो लीकेज होता है फ्लक्स, ये मेन फ्लक्स का ही पार्ट होता है। ये जो मेन फ्लक्स बन रहा है ना, इसी का ये पार्ट होता है। सेकेंडरी से लिंक नहीं किया, यहाँ से इधर ही आ गया, इधर से इधर ही आ गया, यानी कि मेन फ्लक्स जो है उसका वो वाला पार्ट जो सेकेंडरी से लिंक नहीं किया, मेन वाला पार्ट यहाँ से ऐसे ऐसे आया, और यहाँ से इस तरह आके फिर इधर से ऐसे चल गया, या इधर से आके इधर से ऐसे होते हुए ऐसे चल गया, ज़्यादा नहीं होता, कुछ ही होता है। तब ये वाला लीकेज फ्लक्स हो जाएगा। ये वाला फ्लक्स कौन सा फ्लक्स हो जाएगा, लीकेज फ्लक्स हो जाएगा। और इसको हम क्या चीज़ से दिखाएंगे, इसको हम इंडक्टर से दिखाएंगे, यानी कि इसको हम मॉडल करेंगे इंडक्टर से। अब जब हम सेकेंडरी में लोड को कनेक्ट कर देते हैं, तब यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा I2, और सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर का बना हुआ है, या जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसमें तो रेसिस्टेंस होता ही है, और जब रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हो गया तब हीट डेवलप होगा, जिस प्रकार की प्राइमरी वाइंडिंग में डेवलप हो रहा था करंट फ्लो होने से। और ये करंट, लेकिन यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसके कारण होगा, I2 का स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर तो होगा, आई स्क्वायर आर, लेकिन यहाँ पे करंट किसका होगा, I2 का होगा, क्योंकि यही करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और इसको हम किस चीज़ से दिखाएंगे, एक रेसिस्टर से दिखाएंगे, रेसिस्टेंस से दिखाएंगे। किस चीज़ से दिखाएंगे, एक रेसिस्टर से दिखाएंगे। यानी कि इस हीट को हम किस चीज़ से मॉडल करेंगे, रेसिस्टर से। ये जो हीट डेवलप हो रहा है इस वाइंडिंग में, वो किस चीज़ से दिखाएंगे, एक रेसिस्टर से। अब हम लोग तीनों को मिला करके एक बार मॉडल करेंगे, यानी कि हम लोग अभी तक क्या चीज़ मॉडल कर चुके हैं, प्राइमरी का मॉडल कर चुके हैं, और ट्रांसफार्मर के कोर का मॉडल कर चुके हैं, और सेकेंडरी का भी मॉडल अब हो ही चुका है। क्या करना है कि इंडक्टर लगाना है लीकेज के लिए, लीकेज फ्लक्स के लिए, और जो हीट डेवलप हो रहा है उसके लिए इंडक्टर लगा देंगे। चलिए अब हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी, उसके कोर और सेकेंडरी तीनों का मॉडलिंग करते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाते हैं अपने कॉपी पर। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कॉपी पेन पर ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा बनता है। इधर ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया ट्रांसफार्मर का कोर, और ये रहा सेकेंडरी वाइंडिंग। ये है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हीट लॉस हो रहा है उसको दिखाने के लिए रेसिस्टर, और ये इंडक्टर है सेकेंडरी वाइंडिंग में लीकेज फ्लक्स को दिखाने के लिए है। और ये E1 जो प्राइमरी में EMF इंड्यूस हुआ उसको दिखाने के लिए है, और ये E2 सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस को दिखाने के लिए है। जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होता है तब कौन सा करंट फ्लो होता है, प्राइमरी में I0, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कब फ्लो होगा, जब यहाँ पे लोड लगाएंगे। जब लोड नहीं रहेगा उस समय केवल वाइंडिंग में EMF होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। ये ट्रांसफार्मर नो लोड का डायग्राम है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कॉपी पे अपने कॉपी पर बनाइएगा इसको, क्योंकि मैं यहाँ पे
अब लोड लगाने जा रहा हूँ और लोड लगाने के बाद चेंजेस हो जाएगा। देखिए अब जब हम यहाँ पे लोड कनेक्ट कर देते हैं तब यहाँ पे करंट आ जाएगा I2, जिसको बोलेंगे हम सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट। अब मैंने बताया था पहले वीडियो के लेक्चर में कि जब लोड कनेक्ट करते हैं तब प्राइमरी में एक करंट आता है। कौन सा करंट आता है? I1 डैश करंट आता है। और इस करंट को क्या नाम दिए थे हम लोगों ने? लोड करंट ऑन प्राइमरी साइड, क्योंकि ये करंट तभी आता है जब लोड कनेक्ट करते हैं और ये करंट प्राइमरी में आता है, इसलिए इसको प्राइमरी साइड। अब देखिए यहाँ पे जब लोड कनेक्ट कर दिए तब यहाँ पे I2 फ्लो हो गया, तब यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया और यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कि जब आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो E2 से कम मिलेगा, यानी कि V छोटा रहेगा E2 से, यानी कि E2 बड़ा रहेगा V से। लेकिन वहीं यदि आइडियल ट्रांसफार्मर रहेगा तब उस समय R2 और JX2 का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उस समय ना तो हीट डेवलप होगा ना ही कोई लीकेज फ्लक्स होगा, इसलिए दोनों का वैल्यू 0 होगा। और 0 होगा तब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और उस समय आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा कि E2 बराबर V हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए है। यहाँ पे जब लोड कनेक्ट करते हैं तब प्राइमरी में कितना करंट बनता है? तब प्राइमरी में 2 करंट बनता है। कौन कौन सा करंट बनता है? एक I1 डैश और प्लस में I0 बनता है। और इसी को 2 नाम से नहीं बल्कि एक नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस नाम को कहते हैं I1। और I1 कौन सा करंट है? प्राइमरी करंट का जब लोड कनेक्ट रहेगा। यानी कि प्राइमरी में 3 करंट फ्लो हो रहा है, एक I1 डैश प्लस और I0 का 2 भाग है, एक है IA और एक है IM इक्वल टू I1। या तो इसको याद रख लीजिए या तो इसको याद रख लीजिए। साइड में तो मैंने आप लोगों को लिखा ही चुका हूँ कि I0 इक्वल है IA प्लस IM के। यहाँ पे ये बात को ध्यान में रखिएगा कि I2 और I1 डैश तभी फ्लो होगा जब लोड कनेक्टेड होगा। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे कि ट्रांसफार्मर का मॉडलिंग कैसे करना है। मैंने सभी का मॉडलिंग बता दिया कि प्राइमरी वाइंडिंग का मॉडलिंग कैसे करना है, कोर का मॉडलिंग कैसे करना है और सेकेंडरी वाइंडिंग का मॉडलिंग कैसे करना है। समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्रांसफार्मर को अपनी कॉपी पर किस तरह दर्शाता है।